हेलो वेलकम गाइज। आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना। और ये जो तमिलनाडु एनसीईआरटी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्वराज पार्टी। इससे पहले हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सिग्निफिकेंस हम लोगों ने कर लिए थे, तो अभी हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो ये जो स्वराज पार्टी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये इसका सस्पेंसन होता है, और इसी के सस्पेंसन से ही जो है कांग्रेस के अंदर गया सेशन में जो है कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस टूट जाती है। ठीक है, और ये जो गया सेशन होता है इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसमें कांग्रेस जो है इसका फिर दोबारा जो है स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस में। ठीक है, ये होता है गया सेशन दिसंबर 1922 में। लीडर्स जो थे जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ठीक है, ये लोग जो है एक नया सेपरेट ग्रुप फॉर्म करते हैं कांग्रेस के अंदर ही, और इसको जो है इस ग्रुप को जाना जाता है स्वराज पार्टी के नाम से। और ये कब फॉर्म करते हैं? 1 जनवरी 1923 को। स्वराजिस्ट जो ये जो स्वराजिस्ट थे ये चाहते थे इलेक्शन लड़ना, ठीक है, काउंसिल इलेक्शन को मतलब लड़ना चाहते थे। ठीक है, और गवर्नमेंट को अंदर रहकर जो है गवर्नमेंट से लड़ना चाहते थे। ठीक है, उसको रेक करना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो इलेक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये नवंबर 1923 में हुए। ठीक है, और इन इलेक्शंस में जो है जो स्वराज पार्टी थी उसको इम्प्रेसिव सक्सेस मिली, यानी उनको बहुत ही अच्छी सक्सेस जो है वो मिली। ठीक है, एक सेकेंड। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट में कि ये जो मतलब सी.आर. दास थे इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है, और मतलब सी.आर. दास ने ये जो स्वराज पार्टी है इसको बहुत ही इम्प्रेसिव सक्सेस मिलती है इलेक्शन में। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है मोतीलाल नेहरू जो है वो लीडर ऑफ द पार्टी बन जाते हैं। और बंगाल में जो है पार्टी किसके द्वारा हेड की जाती है? ये हेड की जाती है सी.आर. दास के द्वारा। जो स्वराज पार्टी है उसने कई सारे मतलब सिग्निफिकेंट चीज़ें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में की। ठीक है, जैसे इन्होंने जो है डिमांड किया कि जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर सेटअप हो। ठीक है, और उसके लिए क्या मतलब कैसे सेटअप हो? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, उसमें नेसेसरी चेंज यानी आवश्यक बदलाव करके एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सेटअप करने की डिमांड की गई स्वराज पार्टी के द्वारा। ठीक है, और जो पार्टी है इसने कई सारे जो है इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन जो है जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेसिव लॉज थे इनके अगेंस्ट जो है पास किया। ठीक है, पास किया, और एक तरह से पास कर सकी बेसिकली, है ना। और जब कमेटी जो है व्हेन अ कमेटी चेयर्ड बाय होम मेंबर, एक होम मेंबर थे इनके द्वारा एक कमेटी चेयर की जा रही थी। क्या नाम था इनका? अलेक्जेंडर मुदीम मान। ठीक है, तो इन्होंने मतलब ये जो कमेटी थे इसने कंसीडर किया मतलब विचार किया सिस्टम ऑफ डायरार्ची को एज प्रॉपर। तो इसके अगेंस्ट जो है एक रेजोल्यूशन जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया गया। ठीक है, डायरार्ची के अगेंस्ट, किसके द्वारा? स्वराजिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो पार्टी है इसने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट काम किए थे। ठीक है, चुनाव लड़ने के बाद जब इनकी मतलब अच्छी खासी इनको सक्सेस मिली, और ये जब मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर गए तो इन्होंने काफ़ी सारा जो है वहाँ पर काम किया। लेकिन जैसे ही ये जो सी.आर. दास हैं इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1925 में होती है, जून 1925। तो जो ये स्वराज पार्टी है ये धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, आगे बात करेंगे साइमन कमीशन की। तो देखिए साइमन कमीशन जो है ये 1927 में आता है। ठीक है, तो ये जो 1919 का जो एक्ट है, ठीक है, जिसमें एक प्राविधान था। ठीक है, एक्ट ऑफ 1919 यानी 1919, इसमें एक प्रावधान था इसके रिव्यू के लिए। ठीक है, कि 10 साल जब हो जाएगा, ठीक है, तो इसका रिव्यू होगा। ठीक है, हालांकि जो रिव्यू कमीशन है उसको अपॉइंट किया गया 2 साल पहले ही। ठीक है, रिव्यू कमीशन जो है 2 साल पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट कर लिया गया। ठीक है,
तो इसका जो शेड्यूल था मतलब 1927 का, तो उससे 2 साल पहले ही इसको अपॉइंट कर दिया गया रिव्यू कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसको जो है इस जो कमीशन ने अपॉइंट किया गया, इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना गया, क्योंकि इसमें जो है इसके जो चेयरमैन थे सर जॉन साइमन थे, इसीलिए इसको साइमन कमीशन बोला गया, ठीक है। इसके जो 7 मेंबर, इस कमीशन के जो 7 मेंबर थे वो सभी अंग्रेज़ थे, ठीक, इंग्लिशमैन थे। क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए ये जो कमीशन है इसको बहुत सारे जो है क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, ठीक है। मतलब जैसे ही इंडिया पहुंचा इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म, ये कमीशन जैसे इंडिया पहुंचा इसको काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, ठीक है। ऑलमोस्ट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ठीक है, उसमें कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस को मिला के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंडिया में, उन लोगों ने कमीशन को अपोज करने का निर्णय लिया, ठीक है। और एक ऑन द फेटफुल डे, जो 3 फरवरी 1928 का जो दिन था, ठीक है, जब कमीशन जो है बॉम्बे पहुंचा, ठीक है, एक जनरल हड़ताल जो है वो किया गया पूरी कंट्री में, ठीक है, हर जगह, ठीक है। इनको जो है काले झंडे दिखाए गए और मतलब लोगों के द्वारा ये जो है आवाज़ लगाई गई साइमन गो बैक, ठीक है। तो इस तरह की मतलब जो है स्लोगन लगाए गए। और लाहौर में जो स्टूडेंट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है एंटी साइमन कमीशन का जो है प्रदर्शन किया, एंटी साइमन कमीशन का प्रदर्शन किया, ठीक है। तो मतलब लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में जो स्टूडेंट थे उन्होंने एक बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज एंटी साइमन कमीशन का प्रदर्शन किया, ठीक है, ऑन 30 अक्टूबर 1928 को। और इसमें किसकी लीडरशिप के अंतर्गत किया था, ये लाला लाजपत राय के लीडरशिप थी लाहौर में, ठीक है। तो इनकी लीडरशिप में जो वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने लार्ज एंटी साइमन कमीशन का प्रदर्शन किया, ठीक है, यानी साइमन कमीशन के अगेंस्ट उन्होंने प्रदर्शन किया। और इसी प्रदर्शन में जो है लाला लाजपत राय को काफ़ी जो है सीरियस चोटें आ गई, ठीक है, पुलिस के लाठीचार्ज के द्वारा। और ये जो है कुछ मतलब लगभग 1 महीने बाद मतलब गुजर गए, 1 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जो रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की उसको मई 1930 में जो है पब्लिश कर दिया गया, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट हैं डायरार्ची के साथ में, ठीक है, वो अनसक्सेसफुल हैं। और इसके स्थान पर रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि मतलब जो एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए रिकमेंडेशन दी, ठीक है। सो देयर इज़ नो डाउट दैट द साइमन कमीशन रिपोर्ट बिकेम द बीस। देखिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो मतलब एक प्रकार का आधार बना फॉर इनैक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, इसको इनैक्ट करने का आधार बना साइमन कमीशन की रिपोर्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की, ठीक है। सो नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे इन द मीन वाइल, मतलब अगर हम देखें कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी 1928 में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इनका नाम था लॉर्ड ब्रिकनहेड। इन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए चैलेंज कर दिया इंडियन को कि ये जो मतलब इंडियन को ये चैलेंज किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस करें जो कि एक्सेप्टेबल हो, मतलब स्वीकार्य हो सभी के लिए, ठीक है। और इस चैलेंज को जो है कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड जो कांग्रेस है उसने एक और मतलब एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है 28 फरवरी 1928 को कन्वीन की, ठीक है। और एक कमेटी जो है जिसमें 8 मेंबर थे, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एक मतलब एक जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एक कमेटी जो है जिसमें 8 सदस्य होंगे उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और इस कमेटी को हेड किया जा रहा था किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और जो रिपोर्ट थी, ठीक है, ये जो रिपोर्ट थी इसको पब्लिश कर दिया गया, इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया। और यही रिपोर्ट जो है किस नाम से जानी गई, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी गई। इस रिपोर्ट में क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है, इस रिपोर्ट में किन चीज़ों को फेवर किया। तो देखिए पहला जो था डोमेनियन स्टेटस एज द नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप। तो इस रिपोर्ट में फेवर किया गया कि जो डोमेनियन स्टेटस वो अगला जो है स्टेप होगा, ठीक, अगला इमीडिएट स्टेप होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद
और दूसरा जो इस रिपोर्ट ने दूसरा जो बात कही वो थी दूसरा किस चीज़ को फेवर्ड किया, फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी जो सेंटर में फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है, तो प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी की बात यहाँ पर की गई, क्लियर कट डिवीजन हो ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस, तो सेंटर और प्रोविंसेस में डिवीजन ऑफ पावर का क्लियर कट होना, ठीक, स्पष्टता होना, और एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर की को फेवर किया गया सेंटर पे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम बात करें कि जो लीडर थे, जैसे कि मतलब अगर बात करें, हालांकि द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इसको मतलब एक तरह से मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए डिट्रीमेंटल बताया, मतलब ख़राब बताया। ठीक है, एंड जिन्ना ने कन्वीन्ड किया एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ मुस्लिम का एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है कन्वीन किया। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने ड्रॉप किया एक 14 पॉइंट, ठीक है, 14 पॉइंट जो है दिए मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की डिमांड के रूप में। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर कि मुस्लिम जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो संतुष्ट नहीं थे कहीं ना कहीं तक रिपोर्ट से, और इन्होंने 14 पॉइंट दिए थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो देखिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 टू 1934, ठीक है, इन द प्रिवेलिंग ऑटोमोस्फियर ऑफ रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो मतलब एक तरह से जो रेस्टलेसनेस का जो प्रिवेलिंग मतलब प्रबल जो ऑटोमोस्फियर था, जो वातावरण था उस समय, द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड एट लाहौर। लाहौर में एनुअल सेशन होता है कांग्रेस का दिसंबर 1929 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। और इस सेशन के दौरान जो इस सेशन की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन किस सेशन में पास किया गया था, तो ये लाहौर सेशन में पास किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और ये दिसंबर 1929 में जो है ये सेशन हुआ था। क्लियर। तो मोर ओवर जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से मतलब गवर्नमेंट फेल टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो फेल थी। एक तरह से जो गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया में ब्रिटिश की वो फेल थी, और कांग्रेस ने एक मतलब गेव अ कॉल टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी अब गवर्नमेंट ने मतलब कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस ने कहा कि वो लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, सो द कांग्रेस हैड आल्सो ऑब्जर्व्ड, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को डे ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी ऑब्जर्व किया। ठीक है, एंड सिंस देन, तब से 26 जनवरी हैड बीन ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस एवरी ईयर, यानी हर साल, मतलब हर साल जो है ये जो 26 जनवरी है इसको ऑब्जर्व किया जाता है डे ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में। तब से मतलब कब से, 26 जनवरी 1930 से जो है ये डे ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में हर साल जो है ऑब्जर्व किया जाता रहा। ठीक है, सो द सेम डेट, और यही जो डेट है, ये जो 26 जनवरी की डेट है, आगे चलकर रिपब्लिक डे बन गई, रिपब्लिक डे की डेट बन गई जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब लागू हुआ 1950 में। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो दांडी मार्च था उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि इस प्रकार द स्टेज वाज सेट फॉर सेकेंड मेजर स्ट्रगल लेड बाय कांग्रेस। तो इस प्रकार जो दूसरा मेजर स्ट्रगल था कांग्रेस का वो पूरी तरह से सेट हो गया, उसके लिए काम चालू हो गया। और 12 मार्च 1930 से को मतलब गांधी जी ने शुरू कर दिया अपना जो है फेमस मार्च, जिसको दांडी मार्च बोलते हैं। ठीक है, अपने 79 फॉलोअर्स के साथ में, और ये किस लिए था, टू ब्रेक द साल्ट लॉज, यानी नमक कानून तोड़ने के लिए। वो कहाँ पहुँचे, ही रीच्ड द कोस्ट ऑफ दांडी, दांडी के कोस्ट पर पहुँचते हैं 5 अप्रैल 1930 को, आफ्टर मार्चिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 माइल्स, यानी 200 माइल्स चलने के बाद। एंड ऑन 6 अप्रैल को फार्मली इन्होंने लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द साल्ट लॉज, यानी नमक कानून तोड़कर, ठीक है, इन्होंने 6 अप्रैल को लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर। एंड अगर हम और इसकी बात करें आगे चल के क्या हुआ, 9 अप्रैल को गांधी जी जो थे
उन्होंने एक प्रोग्राम रखा मूवमेंट का, लेड आउट द प्रोग्राम ऑफ मूवमेंट, जिसमें ही विच इंक्लूडेड मेकिंग ऑफ सॉल्ट एवरी विलेज इन वायलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉल्ट लॉज। मतलब हर विलेज में जो है नमक बनाने का जो है एक तरह से प्रोग्राम रखा, ठीक है, जो कि वायलेशन था एग्जिस्टिंग सॉल्ट लॉज का। तो मतलब ये कहीं ना कहीं तक मतलब जो है था कि गांधी जी ने 9 अप्रैल को एक प्रोग्राम रखा, ठीक है, ऑफ द मूवमेंट, जिसमें इंक्लूड किया गया मेकिंग ऑफ सॉल्ट, मतलब नमक बनाना हर गांव में, ठीक है, मतलब किसमें एग्जिस्टिंग सॉल्ट लॉज के अगेंस्ट, ठीक है, वायलेशन में। और जो महिलाएं थी वो शॉप्स जो लिक्वर बेच रही थी, ओपीएम बेच रही थी, फॉरेन क्लास बेच रही थी, ठीक है, उनके मतलब उन महिलाओं के द्वारा वहाँ पर पिकेटिंग किया गया, धरने दिए गए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द बोनाफायर्स ऑफ फॉरेन क्लास, यानी जो फॉरेन यानी क्लास से, फॉरेन क्लास विदेशी जो कपड़े थे उनको बोनाफायर्स मतलब आग जलाया गया उनको, ठीक है। एंड स्पिनिंग क्लास मतलब जो है चरखा का प्रयोग करके जो है क्लाथ मतलब कपड़ों को बुना गया, ठीक है। अनटचेबिलिटी से जो है फाइट की गई। स्कूल्स और कॉलेजेस को बायकॉट कर दिया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब से लोगों ने रिजाइन कर दिया। ओवर एंड एबव ऑल दीज, ये सभी चीज़ें, ठीक है, द प्रोग्राम आल्सो कॉल्ड अपॉन द पीपल नॉट टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, यानी इसमें लोगों से कहा गया कि गवर्नमेंट को टैक्स भी ना पे करें, ठीक है। ओके, सो ये सारी चीज़ें इस कॉन्टेक्स्ट में चल रही थी। और सून मतलब जल्द ही क्या हुआ, ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से कंट्री के सभी भागों में फैल गया, ठीक है। और स्टूडेंट्स, वर्कर्स, फार्मर्स और वोमेंस, यानी जो विद्यार्थी थे, काम करने वाले वर्कर्स थे, और किसान थे, और महिलाएं, इन सभी ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंथुसियाज्म के साथ में, उत्साह के साथ में, ठीक है। एज ए रिएक्शन, और इसके बदले रिएक्शन के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया, ठीक है, उनको जेल कर दी, ठीक है। अब बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। देखिए, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने अडॉप्ट किया स्ट्रेटजी ऑफ टॉकिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बाय कन्वीनिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को करके जो डिफरेंट पार्टीज़ थी इंडिया के अंदर, उन सब से बातचीत करने की जो है कि स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये नवंबर 1930 में लंदन में हुई, और इसको जो है कांग्रेस के द्वारा बायकॉट कर दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जनवरी 1931 में इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, एक मतलब उपयोगी एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए, बातचीत के लिए एक उपयोगी एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ने जो मतलब बैन था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ठीक है, और उसको हटा दिया, ठीक है। और जो लीडर्स थे जो जेल में थे उनको रिलीज कर दिया, ठीक है। 8 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन के बीच एक पैक्ट साइन किया गया, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, ठीक है। और इस पैक्ट के तहत क्या था कि इस पैक्ट के तहत महात्मा गांधी जो है सहमत हुए टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने में मतलब रोकने के लिए सहमत हो गए। और एंड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, ठीक है, ये बात याद रखना। एंड इन सितंबर 1931 सितंबर 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो लंदन में होती है, ठीक है। और महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इंडिया लौट आए निराशा के साथ में, क्योंकि कोई भी जो एग्रीमेंट था वो एक तरह से नहीं मतलब पहुंच पाया, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया ऑन द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया। एंड ऑन द कम्युनल क्वेश्चन, तो ये दो चीज़ों पर जो है की डिमांड को लेकर जो है कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया था, इसीलिए गांधी जी निराशा के साथ इंडिया लौट आए, ठीक, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और कम्युनल क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जनवरी 1932 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, उसको दोबारा से रिज्यूम कर लिया गया और गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू इट बाय अरेस्टिंग द महात्मा गांधी, ठीक है, और गवर्नमेंट ने भी उत्तर दिया महात्मा गांधी को अरेस्ट करके, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं तक ये सारी चीज़ें जो है बैकग्राउंड में चल रही थी कि गांधी जी मतलब जब सेकेंड राउंड टेबल जो है सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, और मतलब जो है दोबारा से फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसको रिज्यूम कर लिया गया, तो उत्तर में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने जो है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, सरदार पटेल को अरेस्ट कर लिया एंड बाय री इम्पोजिंग उनके ऊपर इम्पोज कर दिया, मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी उसके ऊपर फिर से बैन को इम्पोज कर दिया, बैन लगा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब बात करेंगे पूना पैक्ट की। तो देखिए ये जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। ओके, सो 1930 तक जो है डॉक्टर अंबेडकर जो है हैड बिकम द लीडर ऑफ द नेशनल स्टेचर चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल ऑफ द कंट्री, यानी जो कंट्री के जो डिप्रेस्ड पीपल थे उनके जो मतलब कॉजेज हुआ करते थे, ठीक है, उनको मतलब एक तरह से उनके लिए जो है मतलब नेशनल स्टेचर चैम्पियनिंग, मतलब कौन उन चीज़ों को मतलब के लिए लड़ता था, वो थे डॉक्टर अंबेडकर साहब, ठीक है। तो मतलब एक तरह से लीडर बन गए थे डिप्रेस्ड पीपल के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तक वाइल प्रेजेंटिंग अ रियल पिक्चर एंड द कंडीशन ऑफ दीज पीपल इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो रियल पिक्चर जो है इन लोगों की जो डिप्रेस्ड पीपल थी, इनकी जो कंडीशंस है जो उनको जो है प्रेजेंट किया गया था पहली जो फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर, एंड ही हैड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, और इन्होंने मतलब अंबेडकर ने जो डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट की, फॉर देम उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी वहाँ पर। 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया विच केम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड, जिसको कम्युनल अवार्ड के रूप में जाना जाता है। जो अनाउंसमेंट थी वो कम्युनल अवार्ड के रूप में जाना जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस अवार्ड, ये जो कम्युनल अवार्ड था, इस अवार्ड के अनुसार क्या था कि जो डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग थे उनको जो एक सेपरेट कम्युनिटी माना जाएगा, एंड एज पर प्रोविजन, और इस प्रकार के जो है प्रावधान जो है किए गए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रावधान जो है किए गए, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया एक तरह से, जो महात्मा गांधी थे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट जो है गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, एंड इन्होंने जो है फास्ट अनटू डेथ, यानी एक तरह से यरवदा जेल में थे गांधी जी और वहीं पर इन्होंने फास्ट रख दिया, फास्ट अनटू डेथ, यानी इन्होंने एक तरह से अनशन करना शुरू कर दिया, फास्ट कर दिया, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ। ओके, सो 20 सितंबर 2032 से मतलब जो है गांधी जी ने फास्ट रखना शुरू कर दिया, फास्ट अनटू डेथ। ओके, फाइनली क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, और इस एग्रीमेंट को पूना पैक्ट कहा जाता है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी अप्रूव्ड कर दिया इसको, पूना पैक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अप्रूव्ड कर दिया। इसके अनुसार क्या था कि जो 148 सीटें थी डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ठीक है, उनको रिजर्व कर दिया गया फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इन प्लेस ऑफ 71 एज प्रोवाइडेड इन द कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो मतलब जैसा कि कम्युनल अवार्ड में 71 जो सीटें थी वहाँ पर जो है मतलब प्रोवाइड किया गया था, अब 148 जो सीटें थी डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उनको रिजर्व कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है जो थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक, केम टू एन एंड इन 1932। तो 1932 में जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो समाप्त हो जाता है, और कांग्रेस वंस मोर डिड नॉट टेक पार्ट इन इट, तो कांग्रेस जो है वो तीसरे में भी भाग नहीं लेती है जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। मार्च 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर जारी किया, ठीक है, विच बिकेम द बेसिस फॉर इनेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इनेक्टमेंट का मतलब आधार बना, एक जो है जो मार्च 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक वाइट पेपर जारी किया गया था वो, ठीक है। तो आज यहीं तक हम लोग करेंगे, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।